बहुत समय पहले की बात है। एक टनकपुर नाम का जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे प्यारे प्यारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा ईमानदार और मेहनती चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया जंगल में आम की खेती किया करती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा भी रहा करता था, जो बहुत ज़्यादा लालची और कामचोर था। वह हर किसी को जंगल में परेशान किया करता था। कालू कौवा अपनी पत्नी सुनहरी कौवी के साथ रहा करता था। सुनहरी भी कालू की ही तरह एक स्वार्थी कौवी थी। वह भी दूसरे बेचारे पक्षियों की मेहनत का हक मार लिया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में काम कर रही थी और काम करते करते वह बहुत ज़्यादा थक जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अरे, अब मुझे घर जाना चाहिए। गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है। इतनी गर्मी में खेत में काम करने से कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। अभी तो घर चले जाती हूं, मगर शाम के वक्त खेत पर काम करने आऊंगी। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया घर आ जाती है। घर आने के बाद टुनटुनी चिड़िया की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं रहती है और उसे कमज़ोरी महसूस होने लगती है। अरे, ये क्या, आज पता नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है ज़्यादा धूप में काम करने की वजह से यह सब हो रहा है। एक काम करती हूँ, आज घर पर ही रहकर आराम कर लेती हूँ। खेत पर कल सुबह चली जाऊँगी। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया उठती है तो उसे बहुत तेज़ बुखार होता है, जिस वजह से वह खेत पर भी नहीं जाती और पास वाले क्लिनिक से बुखार की दवा लेकर आ जाती है। अरे, अब तो खेत में भी नहीं जा सकती मैं। आज घर ही पर रहकर आराम करती हूँ और यह दवाई खा लेती हूँ। जल्दी से ठीक हो जाऊँगी मैं। टुनटुनी चिड़िया के बीमार होने की खबर जैसे ही कालू कौवे और उसकी पत्नी सुनहरी कौवी को लगती है तो वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह कालू जी, आज तो मज़ा ही आ गया है। टुनटुनी चिड़िया बीमार है और ऐसी हालत में वो तो खेत पर भी नहीं जाएगी। क्यों ना हम उसके खेत के सारे आमों को बेच डालें। काफ़ी अच्छे आम लगे हैं उसके खेत पर, अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा हमारा। हाँ सुनहरी जी, आप सही कह रही हैं। हम अभी जाकर ही उसके आम तोड़कर बाज़ार में बेच देंगे। फिर वे दोनों टुनटुनी के खेत के सारे आम तोड़कर बाज़ार में अच्छे दामों पर बेच देते हैं। कुछ दिनों बाद जब टुनटुनी चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है और वह अपने खेत पर जाती है, तब वह देखती है कि उसके खेत पर तो कुछ भी नहीं बचा है। अरे, ये सब क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत कर अपने खेत में सारे आम के पेड़ों का ख्याल रखा था और अब यहाँ तो एक भी आम नहीं बचा है। ये सब ज़रूर उस कालू कौवे और सुनहरी कौवे का ही किया धरा है। मुझे उन दोनों को तो सबक सिखाना ही होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के घर पहुँचती है और उसे आवाज़ लगाती है। टुनटुनी की आवाज़ सुनकर सुनहरी कौवी बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ रे टुनटुनी चिड़िया? इतनी सुबह सुबह क्या तेरा कोई काम नहीं है जो हमारे घर आकर इतनी ज़ोर से चिल्ला रही है? सुनहरी भाभी, मुझे बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं आपसे यह जानने आई हूँ कि क्या आपने मेरे खेत के आम तोड़कर बेचे हैं? मैंने अपने खेत में काम करके बहुत मेहनत करी थी, लेकिन आपने मेरे खेत के सारे आम बेच दिए, वो भी मुझसे बिना पूछे। हाँ, बड़ी आई मेहनती चिड़िया। हम क्यों तेरे खेत के आम बेचेंगे? तुझे सुबह सुबह कुछ और नहीं सूझा तो आ गई हम शरीफ पक्षियों के घर हम पर इल्ज़ाम लगाने। चल जल्दी से भाग यहाँ से, वरना मुझे और भी तरीके पता हैं। चल जल्दी से जा, अब हमारा दिन खराब मत कर, मुझे बहुत सारे काम हैं। ऐसा कहकर सुनहरी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उदास होकर घर आ जाती है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करके अपने खेत पर आम की खेती करी थी, लेकिन कालू और सुनहरी कौवे ने तो मेरी सारी मेहनत का फ़ायदा उठा लिया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया अपने एक खेत पर जामुन के पौधे लगाती है। कुछ समय बाद टुनटुनी के जामुन के पौधे अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं और उन पर फल भी आने लगते हैं और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने जामुन के फल बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के जामुन के फलों के बारे में कालू कौवे और सुनहरी चिड़िया को पता लगता है तो वे दोनों भी अपने खेत में जामुन की खेती करने का फैसला करते हैं। अरे कालू जी, आपको पता है वो टुनटुनी चिड़िया तो जामुन की खेती कर अच्छे खासे दाम में जामुन बेच रही है।
सभी जंगल के पक्षी उसी से जामुन खरीद रहे हैं। क्यों ना कालू जी हम भी जामुन के पौधे अपने खेत में लगाएं और उस टुनटुनी चिड़िया से ज़्यादा अच्छे दाम में जामुन बेचकर बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएं। हाँ हाँ सुनहरी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही बाज़ार जाकर जामुन के पौधे अपने खेत पर बो दूँगा। उसके बाद अगले ही दिन कालू और सुनहरी खेत पर जाकर जामुन के पौधे लगा देते हैं। कुछ समय बाद कालू और सुनहरी अपने खेत पर जाकर देखते हैं, अरे वाह सुनहरी जी, देखिए तो हमारे जामुन के पेड़ कितने बड़े हो गए हैं और इन पर कितने स्वादिष्ट जामुन भी लग चुके हैं। कालू जी, अब हमको कुछ तरकीब करनी होगी जिससे सभी पक्षी सिर्फ हमारे ही जामुन खरीदें, ना कि उस टुनटुनी चिड़िया के। हाँ सुनहरी जी, आप फिक्र मत कीजिए, कल सुबह ही मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ, नहीं तो टुनटुनी चिड़िया की वजह से हमारे जामुन नहीं बिकेंगे। उसके अगले ही दिन कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के खेत में दवाई डाल देता है जिससे कि उसके सारे जामुन के पेड़ सूख जाएं, और अपने खेत पर भी दवाई डाल देता है जिससे कि उसके जामुन के पेड़ पर और अच्छे फल लग जाएं। लेकिन अगले दिन जब कालू कौआ खेत पर जाता है तब वह देखता है कि उसके सारे जामुन के पेड़ सूख चुके हैं। अरे ये सब क्या हो गया? मेरे जामुन के पेड़ों को ये क्या हो गया है और ये कितने सूख कैसे गए हैं? ऐसा लगता है जो दवाई मुझे टुनटुनी के जामुन के पेड़ों पर डालनी थी वह मैंने अपने खेत पर डाल दी है। हे भगवान, ये सब मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने ही हाथों अपना सारा नुकसान करा डाला। मैंने टुनटुनी चिड़िया के साथ गलत करने की सोची और मेरे साथ ही गलत हो गया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने सारे जामुन बेच रही थी। उसके जामुन बहुत अच्छे दाम पर बिक रहे थे और वह जामुन बेचते इसी प्रकार खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनपुर जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया भी रहा करती थी। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। हर दिन की तरह सारे पक्षी लकड़ियां इकट्ठा करने जाते हैं, लेकिन कालू कौआ और सुनहरी कौवी दोनों आराम से पेड़ पर बैठकर दिन भर आराम फरमा रहे होते हैं। कुछ ही समय में सारे पक्षी अपने अपने मजबूत घर बना लेते हैं और अपने घरों में रहने लगते हैं, मगर कालू और उसकी पत्नी सुनहरी दोनों ने अपने लिए कोई घर बनाया ही नहीं। कालू जी देखिए तो आसमान में काले काले बादल आने लगे हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ ही समय में बारिश शुरू होने वाली है। कालू जी, हमने तो अभी तक घर भी नहीं बनाया है, अब हम क्या करेंगे? अरे सुनहरी जी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं इतनी? अभी से हम किस बात की चिंता करें? जब बारिश होगी तब सोचेंगे क्या करना है। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। सुनहरी जी, आप मुझे सोने दीजिए। कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है और कालू कौवा नींद में से उठकर बोलता है, अरे यार, ये बारिश को भी आज ही होना था। सुनहरी कालू कौवे से कहती है, कालू जी कुछ कीजिए ना, देखिए मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ और मेरा सारा मेकअप भी खराब हो गया है। अगर इसी तरह हम भीगते रहे तो हम बीमार हो जाएंगे। चलिए सुनहरी जी, हम दोनों अभी किसी पक्षी के घर चलते हैं। सभी ने अपने घर तो बना लिए होंगे, कोई ना कोई तो हमारी मदद ज़रूर कर देगा। उसके बाद कालू कौवा और सुनहरी कौवी जंगल के पक्षियों के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी उनको अपने घर पर रखने के लिए राज़ी नहीं होता। कालू जी, कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। अगर हम इसी तरह भीगते रहे तो इतनी तेज़ बारिश में हमारा बुरा हाल हो जाएगा। हाँ सुनहरी जी, आप ठीक कह रही हैं। अब तो बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कालू जी, हमें टुनटुनी चिड़िया के पास जाना चाहिए, वह ज़रूर हमारी मदद करेगी। हाँ सुनहरी जी, आप ठीक ही कह रही हैं। चलिए हम टुनटुनी के पास जाते हैं। फिर वे दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और टुनटुनी के घर के बाहर से उसे आवाज़ लगाने लगते हैं, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, हमारी मदद कीजिए टुनटुनी बहन। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो हम दोनों ऐसे ही भीग भीग कर बीमार हो जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की आवाज़ सुन लेती है और उसे उन दोनों पर दया आ जाती है और वह कालू और सुनहरी को घर के अंदर बुला लेती है। कालू भैया, सुनहरी भाभी, आप दोनों परेशान मत होइए। जब तक बारिश रुकती नहीं आप दोनों मेरे घर पर रुक सकते हैं। फिर वे तीनों बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद बारिश रुक जाती है और सुनहरी चिड़िया सोचने लगती है, अरे अब तो बारिश भी रुकने वाली है, अब हमें तो टुनटुनी के घर से जाना पड़ेगा और कालू जी तो बहुत कामचोर हैं, मुझे इनसे तो कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
कि ये हमारे लिए नया घर बनाएंगे। मुझे ही कुछ न कुछ तो करना ही होगा। टुनटुनी चिड़िया बेचारी घर के कामों में व्यस्त थी। तभी सुनहरी कौवे के दिमाग में एक योजना आती है और वह चुपके से कालू कौवे को सारी योजना बताकर बीमार होने का नाटक करने लगती है। हे भगवान, हाय मेरा सर तो दर्द से फटे जा रहा है। कालू जी, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? हाय राम, मैं तो मर ही गई। इस बारिश में भीग भीग के तो मुझे इतना तेज बुखार चढ़ गया है। अब तो लग रहा है मैं मर ही जाऊंगी। सुनहरी की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। अरे सुनहरी भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या हुआ है आपको? तभी कालू कौवा कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या बताऊं तुमको, हम जो आज सुबह से बारिश में भीग गए थे उसकी वजह से सुनहरी जी को काफी तेज बुखार हो गया है और मेरी भी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब हम दोनों अपना नया घर कैसे बनाएंगे, यह अभी समझ नहीं आ रहा है। अरे कालू भैया, आप क्यों फिक्र करते हैं? जब तक आपकी और सुनहरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, आप दोनों मेरे घर पर आराम से रह सकते हैं। हाय राम टुनटुनी, तुम तो हमें अपने घर पर रख लोगी, मगर हम रहेंगे तो तब ना, जब हम बच पाएंगे। मेरा तो शरीर इतना दुख रहा है जैसे अभी ही भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। कालू जी, कुछ तो कीजिए ना, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती हूँ। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है कालू जी। अरे सुनहरी भाभी, आप इस तरह रोइए मत। मैं अभी जाकर डॉक्टर तोता से आप दोनों के लिए बुखार की दवा लेकर आती हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। टुनटुनी बहन, तुम कितनी अच्छी हो। पूरे जंगल में किसी ने हमारी मदद नहीं की और तुम हमारे लिए कितना सोच रही हो। धन्यवाद टुनटुनी बहन। सुनहरी भाभी, कालू भैया, आप दोनों आराम कीजिए, मैं अभी जाकर दवा ले आती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर तोता के घर के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपने घर से बाहर जाती है तो सुनहरी कौवी घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और कालू कौवे से कहती है, देखा कालू जी, मेरा शातिर दिमाग कैसे बिना मेहनत करे 2 मिनट में इतने सुंदर घर पर कब्जा कर लिया है। अरे वाह सुनहरी जी, आप तो काफ़ी चालाक निकली। मुझे तो लग रहा था इन बरसातों में हमें इसी तरह भीगना पड़ेगा, लेकिन आपने तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब हम दोनों इसी घर पर रहकर आराम से बरसात निकाल लेंगे। थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया दवा लेकर अपने घर पहुंचती है तो वह कालू और सुनहरी चिड़िया को दरवाज़ा खोलने को आवाज़ लगाती है। कालू भैया, सुनहरी भाभी, दरवाज़ा खोलिए, मैं टुनटुनी देखिए दवाई लेकर आ चुकी हूँ। टुनटुनी काफ़ी देर तक उन दोनों को आवाज़ लगाती है पर वे दोनों कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया खिड़की से जाकर कालू और सुनहरी को आवाज़ लगाने लगती है, कालू भैया, सुनहरी भाभी, दरवाज़ा खोलिए, मैं कब से आप दोनों को आवाज़ लगा रही हूँ। शायद आप दोनों तक आवाज़ नहीं पहुँची होगी। देखिए, मैं आप दोनों की दवाई लेकर आ चुकी हूँ। अब आप दोनों दरवाज़ा खोल दीजिए। तभी सुनहरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास जाकर बोलती है, देख टुनटुनी चिड़िया, ये दवाई की अब हम दोनों को ज़रूरत नहीं है। अब इसे तू अपने ही पास रख, क्योंकि हमसे ज़्यादा अब इसकी ज़रूरत तुझे है। मैं और कालू जी तो अपने इस नए घर में आराम से रहेंगे। अब तुझे जहाँ जाना है तू जा सकती है, क्योंकि अब तो हम तुझे इस घर पर आने नहीं देंगे। अब ये हमारा घर बन चुका है। सुनहरी भाभी, आप यह सब कैसी बातें कर रही हैं? मैंने ही आप दोनों का मुसीबत में इतना साथ दिया था और आप मुझे ही मेरे घर से जाने को कह रही है। देख टुनटुनी चिड़िया, हमारी मदद करके तूने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है हम पर। अगर तू नहीं तो कोई और कर देता। चल अब जा यहाँ से, हमें आराम करने दे। जा कहीं और जाकर अपना घर बना। इन्हीं सबके बीच बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया भीगने लगती है। सुनहरी भाभी, इतनी तेज़ बारिश में अभी कहाँ जाऊँगी मैं? कृपया कर मुझे घर के अंदर आने दें। टुनटुनी चिड़िया, ना नक्को, तुझ पर दया करके तुझे अपने घर में बुलाकर हम अपनी मुसीबतें नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हमने यहाँ कोई धर्मशाला तो खोला नहीं है जो सबको बुलाते फिरे। तू अभी के अभी यहाँ से चली जा, या तुझे भीगने का शौक़ है तो तू भीग, मैं तो चली सोने। ऐसा कहकर सुनहरी कौवी खिड़की बंद कर देती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सुनहरी और कालू ने तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने ही इनकी मदद करी और इन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। तभी बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है
और टुनटुनी चिड़िया एक बड़े से पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है। रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया उस जंगल से हमेशा के लिए चले जाती है। अब मैं इस जंगल में कभी लौट कर नहीं आने वाली। मैं हमेशा ही सबकी मदद करती थी, लेकिन इस जंगल के पक्षी इतने स्वार्थी हो सकते हैं कि मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाऊँगी। टुनटुनी चिड़िया दुखी मन लेकर जंगल से बहुत दूर आ जाती है। उड़ते उड़ते वह एक दूसरे जंगल में पहुँच जाती है। फिर वह जाकर एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। मैं ये कहाँ आ गई? अब मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ रहूँगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कैसे अपना नया घर बनाऊँगी? टुनटुनी चिड़िया के आंसू जैसे ही ज़मीन पर पड़ते हैं, वहाँ पर एक सुंदर सा तरबूज का घर बनकर तैयार हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह वहाँ से जाने लगती है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से जाना होगा। यह जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ पर एक तितली आती है और वह टुनटुनी से बोलती है, चिड़िया, तुम डरो नहीं। यह एक जादुई परियों का जंगल है और यहाँ पर तुमको कोई भी खतरा नहीं है। इस जंगल में हर उसका स्वागत है जो तुम्हारी ही तरह ईमानदार और मेहनती है। इसलिए तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो। और यह रहा तुम्हारा नया तरबूज का घर, जिस पर तुम आराम से बिना किसी डर के रह सकती हो। यह सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने नए घर पर रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कालू और सुनहरी बारिश की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से वह दोनों घर से बाहर नहीं जा पाए थे और उन्होंने बरसात के लिए खाना भी इकट्ठा नहीं किया था। कालू जी, क्या हम इसी तरह भूखे रहने वाले हैं? मुझे बहुत भूख लग रही है। कालू जी, आप जाकर खाने का इंतज़ाम क्यों नहीं करते हैं? सुनहरी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे भूख ही नहीं लगती है। मैं खुद इतना भूखा हूँ और ऊपर से आप इतनी बारिश में मुझे खाना ढूंढने को जाने कह रही हैं। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी हवा का तेज़ झोंका आता है और उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। हाय राम, कालू जी, ये क्या हो गया? इस टुनटुनी का तो घर इतना कच्चा निकला कि एक हवा के झोंके से बिखर गया। अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? तभी ऊपर पेड़ से एक टहनी आती है और कालू और सुनहरी के सिर पर गिर जाती है। वे दोनों वहीं पर दबकर बेहोश हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी चोटें लग जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का कभी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। एक जंगल में बहुत सारे सुंदर सुंदर प्यारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया भी रहा करती थी और वह अपने अंडों के पास बैठी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया उसके अंडों से बच्चों के बाहर आने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मेरे बच्चे इन अंडों से कब बाहर आएंगे? अब तक तो अंडों को फूट जाना चाहिए था। मैं बहुत अकेली हूँ, किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अब तो बस मुझे मेरे बच्चों का इंतज़ार है। कुछ ही समय में टुनटुनी चिड़िया के अंडे टूटने लगे और उसमें से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे बाहर आने लगे। ओह, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों को धीरे धीरे चलना सिखाने लगती है। 1 2 3 4 5। अरे, ये तो 2 ही हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया डरते हुए उसके घोंसले में देखती है कि अभी तो उसका एक अंडा टूटना बाकी है। शायद ये अंडा अभी टूटने को तैयार नहीं है। मुझे इस अंडे का ख्याल रखना होगा। जल्दी ही टुनटुनी चिड़िया का बचा हुआ अंडा भी टूट जाता है, लेकिन उस अंडे से जो बच्चा निकलता है अपने भाई बहनों से बिल्कुल अलग होता है। छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे घोंसले से बाहर जाके उड़ने की कोशिश करने लगे। ओह, मैं आज बहुत खुश हूँ। सारे बच्चे कितने अच्छे से उड़ रहे हैं और सबसे छोटा मेरा प्यारा बच्चा भी बहुत बढ़िया उड़ रहा है। चलो बच्चों, आज के लिए काफ़ी है। हमें अंधेरा होने से पहले घोंसले में पहुँचना होगा। पूरा परिवार अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे टुनटुनी चिड़िया का सबसे छोटा बच्चा बड़ा होने लगा था, वह बहुत अकेला और दुखी रहने लगा था, क्योंकि हर कोई उसके रंग की वजह से उसका मजाक उड़ाया करता था। एक दिन जंगल में एक मेला लगता है जिसमें बहुत सारे पक्षी आए होते हैं। टुनटुनी चिड़िया और उसके तीनों बच्चे भी इस मेले में घूमने पहुंचते हैं।
वे सब मेले में बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खिलौने दिलाने के लिए एक दुकान पर लेके जाती है। खिलौनों की दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। वहाँ और भी बहुत सारे पक्षी पहले से आए हुए थे। ये क्या, यहाँ पर इतने सारे पक्षी क्या कर रहे हैं? बाकी के पक्षी कितने सुंदर हैं, लेकिन ये कितना अजीब और भद्दा है। हाँ, काफ़ी बदसूरत है, इसे यहाँ से निकालो। इसी तरह कुछ पक्षी टुनटुनी चिड़िया के सबसे छोटे बच्चे मोनू चढ़े का मजाक उड़ाने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह उन पक्षियों से कहने लगती है, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी ये काफ़ी छोटा है और काफ़ी खूबसूरत भी है। तुम लोगों को इसका मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। खूबसूरती सिर्फ बाहर से ही नहीं, हमारे अंदर से भी होनी चाहिए और यह उस हिसाब से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसलिए तुम सब इसका मजाक उड़ाना बंद करो। लेकिन फिर भी बाकी पक्षी मोनू चढ़े का मजाक बना रहे होते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। तुम सब इसका मजाक उड़ाना कब बंद करोगे? मैं अपने इस नन्हे बच्चे को इतना दुखी नहीं देख सकती। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर वापस घर लौट आती है। समय बीतते जाता है। टुनटुनी चिड़िया के सारे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। वक्त के साथ साथ मोनू चढ़ा और भी सहम सा गया था। वह जहाँ भी जाता था बाकी पक्षी उसका मजाक उड़ाया करते थे। क्या तुमने इससे ज़्यादा बदसूरत कुछ देखा है? इतनी सुबह सुबह किसे देख लिया? अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। मोनू चढ़ा कहीं जाकर अकेले में रोना चाहता था। उसके भाई बहन भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। टुनटुनी चिड़िया मोनू चढ़े को इस तरह देखकर बहुत दुखी थी। कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, मेरे साथ खेलना भी नहीं चाहता, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। अब मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाऊँगा। और इसी तरह मोनू चढ़ा एक दिन जंगल से उड़कर दूर भाग गया। उड़ते उड़ते वह एक पेड़ के पास पहुंचा। उसने फैसला किया कि वह रात में वहीं रुकेगा। बहुत थकान हो रही है, आज रात को यहीं रुकना पड़ेगा। अगली सुबह वह दूसरे पक्षियों की आवाज़ से जाग गया और उसके सामने से कुछ पक्षियों का झुंड गुजरने लगता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं कुछ देर यहाँ पर रुक जाऊँ प्लीज़? मेरे पास कोई घर नहीं है। ठीक है, रुक जाओ, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। मोनू चढ़ा उसी पेड़ पर कई दिन तक रुका। वह अकेला ज़रूर था, लेकिन कम से कम किसी ने उसे तंग नहीं किया। एक दिन जंगल में ज़ोरदार गोली की आवाज़ आने लगती है। मोनू चढ़ा वह आवाज़ सुनकर वहीं पर छुप गया। जब उसने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। सारे पक्षी वहाँ से जा चुके थे। मोनू चढ़ा भी वहाँ से जितना हो सके उतनी जल्दी उड़ गया। उसने खूब तेज़ी से उड़ने की कोशिश की और वह दूर कहीं जाकर रुक गया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। अचानक से वहाँ बिजली कड़की और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मोनू चढ़ा बहुत डर गया। ओह, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आज रात मैं इसी पेड़ पर गुजारता हूँ। कल सुबह अपने रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढूंगा। अगली सुबह मोनू चढ़ा अपने रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। वह एक पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाने का फैसला करता है। अब मैं इसी पेड़ पर रहूँगा, सारे जंगल के पक्षियों से दूर, बहुत दूर। कोई पक्षी अब मुझे नहीं चिढ़ा पाएगा। अब मैं अपनी सारी ज़िंदगी इसी पेड़ पर रहूँगा। मोनू चढ़ा बहुत छोटा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह एक एक तिनका इकट्ठा कर अपने लिए घोंसला बनाता है। अरे वाह, मेरा घर तो अब बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आराम से यहाँ पर रह सकता हूँ। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ ही समय बाद बरसात का मौसम शुरू हुआ। मोनू चढ़ा बहुत बड़ा नहीं था और ना ही उसने कभी तेज़ बारिश और तूफान का सामना किया था, लेकिन उसे यह तो पता था कि बारिश में वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। कुछ दिनों से बारिश लगातार हुए जा रही थी। मोनू चढ़े के पास खाने की तो कमी नहीं थी, लेकिन बारिश की वजह से उसके घर में कई जगहों पर से पानी टपकने लगा था। अरे ये क्या, बारिश इतनी तेज है कि मेरा घोंसला भी इसे सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो घोंसले की मरम्मत करना भी नहीं आता है। चलो, आज तो काफ़ी रात हो गई है, कल सुबह ही जाकर मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। मोनू चढ़ा फिर सो जाता है और रात भर बहुत तेज़ बारिश होती है। तेज़ बारिश की वजह से रात में अचानक से पूरे जंगल में बाढ़ आ जाती है। मोनू चढ़े को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। थोड़ी ही देर में तेज़ हवाएं भी चलने लगती हैं, जिस वजह से मोनू चढ़ा उठ जाता है। जैसे ही मोनू खिड़की से बाहर देखता है वो डर जाता है, क्योंकि जंगल में चारों ओर पानी ही पानी भर गया था। जैसे ही मोनू कुछ समझ पाता तभी हवा का तेज़ झोंका आता है और उसका घोंसला भी पानी में बहने लगता है। मोनू अपने घोंसले के ही साथ तेज बहाव में बह रहा था। बहते बहते मोनू बहुत दूर पहुंच जाता है। अगली सुबह मोनू एक खेत के किनारे पर बेहोश पड़ा होता है और उसे काफ़ी चोटें भी लगी होती हैं। उस खेत के मालिक की नज़र मोनू पर पड़ती है और वह उसे अपने घर ले जाता है।
वह किसान मोनू चढ़े की देखभाल करता है और उसके बच्चे भी मोनू के साथ खेलने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। उस किसान के घर में मोनू चढ़े को पहली बार इतना प्यार मिला था, क्योंकि आज तक उसे हर कोई बदसूरत कहकर चिढ़ाता था और उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया के अलावा किसी ने उसे इतने प्यार से बात नहीं की थी। मोनू चढ़ा उस किसान के घर पर खुशी खुशी रहने लगा था। समय इसी तरह बीतने लगता है और मोनू चढ़ा भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। काफ़ी समय बाद वह किसान मोनू चढ़े को जंगल में छोड़ने का फैसला करता है। किसान और उसके छोटे बच्चों का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी वह मोनू को जंगल में पहुंचा आते हैं, क्योंकि वह हमेशा मोनू को घर पर कैद करके नहीं रखना चाहते थे। वह उसे उड़ने देना चाहते थे, इसलिए वह उसे जंगल छोड़ आते हैं। जंगल पहुंचकर मोनू अच्छे से पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। ओहो, आज मैं बहुत थक चुका हूँ, कल सुबह से ही घर बनाने का काम शुरू कर दूंगा। मोनू चढ़ा आराम कर रहा होता है, तभी उसे गुदगुदी सी महसूस होने लगती है, कभी उसके कान के पास तो कभी उसके सर पर। मोनू चढ़ा नींद में से उठता है। अरे ये कौन कर रहा है? मुझे गुदगुदी कैसे महसूस हो रही है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मोनू चढ़ा फिर से सो जाता है और फिर उसे गुदगुदी महसूस होती है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर मोनू चढ़ा उठकर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब कौन कर रहा है। तभी पत्तियों के पीछे से एक तोता बाहर आता है और मोनू चढ़े से कहने लगता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह मेरा इलाका है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मोनू चढ़ा कहता है, ठीक है, मैं आपके पेड़ से चले जाऊँगा, मैं तो सिर्फ आराम करने के लिए यहाँ पर रुका था। आप कह रहे हैं तो मैं अभी चले जाता हूँ। फिर मोनू चढ़ा वहाँ से जाने लगता है। तभी वह तोता मोनू चढ़े को रोक लेता है। रुको नन्हे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? तुम इस तरह इतने खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जंगल में बहुत सारे शिकारी पक्षी रहा करते हैं? फिर मोनू चढ़ा उस तोते को अपनी सारी बात बताता है कि वह किस तरह यहाँ पहुँचा है। मोनू चढ़े की सारी बातें सुनकर उस तोते को उस पर दया आ जाती है और वह मोनू को अपने साथ रख लेता है। जिस पेड़ पर वह तोता रहा करता था, उसी पेड़ पर एक छोटा सा खरगोश का बच्चा भी रहता था। मोनू चढ़ा तोते और खरगोश के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। उन दोनों ने कभी उसे उसके रंग की वजह से परेशान नहीं किया। मोनू चढ़ा और खरगोश का बच्चा साथ में खूब खेला करते थे। आखिरकार छोटे से मोनू को, जिसे आज तक हर कोई बदसूरत कहकर चिढ़ाया करता था, उसे बहुत अच्छे दोस्त मिले। अपनी पूरी ज़िंदगी मोनू चढ़े ने सिर्फ ताने ही सुने थे, पर अब उसे बहुत सारा प्यार मिल रहा था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मेरा दोस्त भी बनेगा और मेरे साथ खेलेगा। अगर मुझे पहले भी इतना प्यार मिला होता जब मैं बहुत छोटा था, तो शायद मुझे अपनी माँ से अलग नहीं होना पड़ता और इतना भयानक बचपन भी नहीं होता मेरा। मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार लोग इस तरह से किसी की खूबसूरती के हिसाब से दोस्ती क्यों करते हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है।